viewers, welcome to Viewpoint from Overseas. I'm your host फराज दरवेश। इब्तिदा एक बहुत ही अफसोसनाक सानहे से करेंगे, और जब भी सानहात होते हैं पाकिस्तान में मुझे अक्सर व बेशतर ये शेर और ये नज़म का ये शेर अक्सर याद आता है। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। हमने एक दफ़ा फिर लाहौर में, पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर माओं की आहो बुका सुनी, मासूम बच्चों की खून में लथपथ लाशें देखी। हमने एक दफ़ा फिर सायरन की आवाज़ सुनी, हमने एक दफ़ा फिर आज़ा फैले देखे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा कई सानहा दुनिया भर में होते आ रहे हैं, और पाकिस्तान तो हमेशा से और कई अरसे से इसका विक्टिम रहा है। अफसोस इस बात का है कि सब का सब अल्लाह अकबर के नाम पे, दीन के नाम पे ये दहशतगर्द ये हमले करते हैं, मासूमों की जानें लेते हैं। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और मैं हमेशा आखिर में दुआ करता हूँ कि अगली दफ़ा जब शो करें तो कुछ सानहा ना हो, लेकिन न जाने खुदा से भी गिला है कि हमारी ये दुआ न जाने कब कबूल होगी। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर हमने एक धरना देखा। कई अरसा गुजरा कि हमने धरना नहीं देखा था इमरान खान साहब के धरने के बाद, लेकिन धरना देखा, उसमें कुछ इंतहा पसंदाना बातें हुई। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्या हुआ और किस तरह से नेगोशिएट किया गया, और अब वो धरना वहाँ नहीं है, लेकिन बड़ी तल्ख यादें उस धरने से सुनने में मिली। और उलमाए कराम जिनको हम निहायती इज्जत का दर्जा देते हैं और देना भी चाहिए, उनके मुंह से बड़ी तल्ख कलामी और बहुत ही फाहश गुफ्तगू सुनने को मिली, जिससे बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद आप सब देख रहे हैं कि इंडियन एजेंट बलूचिस्तान से पकड़ा गया है, और जो उसके बाद जो उसके असरात हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की टॉक्स पे क्या होंगे, उसके बाद उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं अमीर अब्बास साहब। आप इन सब को जानते हैं, इनको सुनते हैं, टॉक शो होस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। तो अमीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डॉक्टर मिसबा आजम साहब और अली हसन समंतौर साहब, आप दोनों हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। लाहौर का हमने हमला देखा, और उसके बाद उसका जो रद्द अमल जो आया वो कुछ मिला जुला सा आया, और मेरी समझ में नहीं आया कि हम ब्लेम किस पे डाल रहे हैं। वाकई क्या तालिबान जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की उस पर ब्लेम डाला गया, या हमने सब कुछ ये कह दिया कि ये सब कुछ तो जी हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, इंडिया की तरफ से हो रहा है, और जो बीच में जो एक कहते हैं ना आलाए कार जो है, जो चाहे तालिबान हो, सिपाही साहबा हो, लश्कर जंगवी हो, जितने भी कलअदम तंजीम है, उनकी तरफ उनके हवाले से ज्यादा गुफ्तगू सुनने को नहीं मिली। क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? फराज साहब, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 2015 की रिपोर्ट सामने आई, उसका अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है, तो वो बड़ी तशवीशनाक है। अभी भी अगरचे ज़र्ब-ए-अज़ब जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी है और पूरी कौम उस पर बगने बजा रही है, लेकिन 2015 में HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 18 खुदकुश हमले हुए। दहशतगर्दी के मजमूई वाक़यात जो है कलेक्टिवली उनकी तादाद 706 रही, 706। सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात पे 619 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के 348 जो पर्सनल्स है वो शहीद हुए। इसके साथ साथ सियासी रहनुमाओं और कारकुनों पर 41 हमलों में तकरीबन 57 अफराद जो है वो हलाक हुए। फिर 2015 में 4 सहाफ़ी जो है वो कत्ल हुए, और मुख्तलिफ जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए HRCP ने, उसके मुताबिक गुज़श्ता बरस यानी 2015 में फिरका वारियत के 58 वाक़यात पेश आए, जबकि तौहीन मजहब के इल्जाम में तकरीबन 22 अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया, 324 अफराद को फांसी दी गई। सो ये है स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने जो भी रिसेंटली सामने आई HRCP की 2015 की। ये जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई तकलीफ दे, खासतौर पर ईस्टर का मौका, और ऑलरेडी इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है, वैसे उनको अक़लियत कहना भी शायद नामुनासिब है, उनको नॉन मुस्लिम्स कहना चाहिए। जो विजन था कायद आज़म का, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इनको इक्वल राइट्स हासिल है जिस तरह मुझे या फराज साहब आपको हासिल है। सो अब अक़लियत जब कहते हैं इनको तो थोड़ा ये कुछ इनकी रिजर्वेशंस बढ़ जाती है। तो ईस्टर के मौके के ऊपर जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, इनिशियली कुछ 72 के करीब लोग जो है वो लुक़मा अजल बने, फिर 2 जख्मी मजीद जो है बाद में चल बसे, टोटल 74 हो गई है स्ट्रेंथ।
फिर 300 के करीब अफराद जख्मी हुए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के जो इस किस्म के दहशतगर्दी के बड़े वाकयात है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो या प्लांटेड बॉम्ब्स हो, तो इसमें ये बड़े वाकयात में से एक वाकया बन चुका है। इसने वाकई को फिर हिला के रख दिया है। और खासतौर पर जो साउथ पंजाब में बार बार ये सवाल हो रहा था कि वहां पे ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। गुज़श्ता 7-8 साल से मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान की अवाम है, सब चीखते रहे थे कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा पाकिस्तानी रियासत को शायद मजीद खून चाहिए होता है, शायद मजीद कुछ लाशें चाहिए होती है, जिसके बाद जाके इनको होश आता है कि हमें कुछ करना है। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2014 में जो एपीएस का वाकया हुआ था, उसने फिर इस कौम को और इस रियासत को और स्टेट स्टाफ को झंझोड़ के रख दिया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, अब हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद फिर ऑपरेशन। लेकिन अमीर, मेरा सवाल ये है कि आपने देखा नहीं कि जब ये वाकया हो गया, सानिया हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ मीडिया पे तो मुझे जो नजर आया, कुछ लोग बजाय इसके इन लोगों के बारे में बात करें जो कि साउथ पंजाब में जो दहशतगर्द बैठे हुए, जो इंतहा पसंद तंजीम है, जो फिरका परस्त तंजीम है, उस हवाले से बात नहीं की गई। हमारे यहाँ तो लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिया ये कहता नजर आया कि जी इसके पीछे तो हिंदुस्तान है, इंडिया है, देखिए हमने तो इंडियन एजेंट पकड़ लिया। ये क्या सिलसिला है कि जो आलाकार कह लें इनको आप, जो एक्चुअल जो किलर्स हैं, उनके हवाले से क्यों नहीं गुफ्तगू होती? क्या खौफ है, क्या सिलसिला है? मेरा ख्याल खौफ का शायद एलिमेंट अब उस तरह से मीडिया में तो नहीं है। मीडिया तो बड़ा वाइब्रेंट होकर बात करता रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, जो राइटिस्ट विंग है उसको क्रिटिसाइज करने के हवाले से। लेकिन ये एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी जो है वो भी उन्हीं दिनों में सामने आई। शायद ये इतवार को वाकया पेश आया था, गुज़श्ता संडे को ये जो सानिया व लाहौर में, और शायद पीर के रोज जो है वो इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई। तो वो फौरी तौर पर चूंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान जो बार बार ये इंडिया के ऊपर, रॉ के ऊपर ये इल्जाम देता रहा कि रॉ पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उस तरह कोई बहुत बड़ी कन्फेशनल स्टेटमेंट कभी सामने नहीं आ सकी। लेकिन कुलभूषण यादव की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आई, ये इतनी बड़ी न्यूज थी, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था ये पाकिस्तान और भारत के हवाले से। और खासतौर पर अगर आपको याद हो, जब मनमोहन सिंह साहब ने शर्म शेख में डोजियर दिया था, गिलानी साहब ने मनमोहन सिंह साहब को दिया था, फिर यूएन में 2015 में अमीर इस पे मैं आऊंगा, इस पे मैं मजीद आपसे गुफ्तगू करनी है। मैं बिल्कुल एक सेगमेंट है हमारा इसी शो में, इस पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंडियन एजेंट जो भी पकड़ा गया इसके हवाले से। मिसबा आजम, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपने अमीर अब्बास की बातें सुनी, एक तो ये बताइए कि बहुत बड़ा सानिया आता है, इसमें कोई शक नहीं, दो आ रहा नहीं है, तो अब क्या वाकई अब हमें लग रहा है कि पंजाब हुकूमत से अब आर्मी की कोई रिफ्ट चल रही है कि आर्मी ऑपरेशन करना चाहती है और शायद अब आर्मी ऑपरेशन कर गुजरे? आर्मी चीफ से आज शहबाज शरीफ और जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात की है, और उनसे ये कुछ इसी चीज़ के ऊपर सारे मसले, सारी बातें हुई हैं कि किस तरह से ये होगा। देखिए, पंजाब में थोड़े से इश्यूज थे, जिसको जब कहा जाता था कि कराची की तरह ऑपरेशन करें, कराची में तो एक कोर कमांडर होता था, उसके नीचे सारा कुछ ऑपरेशन, यहाँ 6 कोर कमांडर या 5 कोर कमांडर हैं, तो जाहिर है उनको कोऑर्डिनेट करना और वो सब। दूसरी चीज़ ये कि जो ये कहा जाता था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती थी, कहा ये जा रहा था कि पंजाब की पुलिस जो है वो थोड़ी ज़्यादा केपेबल है इस किस्म की चीज़ों को करने की, और अगर जो आर्मी है वो उनको इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी तो नहीं, ये भी कहा जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि जी पंजाब के अंदर नून लीग के लिंक्स हैं कलअदम तंजीमों से। राणा सनाउल्लाह साहब की बात की जाती थी कि वो तो जी सीट एडजस्टमेंट होती थी, जलसे करते थे, तो ये एक नहीं, ये तासुर, मैं तासुर की बात कर रहा हूं कि तासुर ये था कि पंजाब हुकूमत की हमदर्दियां हैं कलअदम तंजीमों से। इंटरेस्टिंग तासुर है कि आर्मी जिसने बनाई इन लोगों को, जिसने बनाया इन लोगों को, जो अपने हेलीकॉप्टरों में बिठाकर इनको लेकर आती थी मुज़ाकरात करवाने, जो उनसे जितने ताल्लुकात उनसे थे उससे ज्यादा ताल्लुकात इनके। नहीं, लेकिन आर्मी ने तो फिर डॉक्ट्रिन तब्दील किया ना, 2010 में डॉक्ट्रिन तब्दील हुआ कि हमें इंडिया थ्रेट नहीं है, हमें थ्रेट इंटरनल थ्रेट है। क्या सबूत है कि इन्होंने तब्दील नहीं किया है? कि जब आर्मी ने तब्दील किया हमने उसे फौरन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं करते ऐसा, तो आप कहते हैं कि नहीं ये लोग, इनके तो ताल्लुकात हैं, और इंसिस्ट करते हैं। इशू इज नॉट दैट, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस तरह की कुछ चीजें थी, लेकिन अब ये है कि आर्मी ने कोई 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑपरेशन का मुद्दा दिया है, और लेकिन उन्होंने ये इंसिस्ट किया है कि वो करप्शन के खिलाफ भी जाए। तो उसके ऊपर अब जरा सा पंजाब और इसमें थोड़ी सी रिफ्ट आई है, और वी विल सी के आगे क्या होगा। ठीक है, अली हसन समंतर साहब।
हाँ नहीं, इनकी मिसबा की बात से मैं जो है मुत्तफिक हूँ कि असल में तो ये एक पाकिस्तान फौज का जो है मसला है, और पाकिस्तान फौज को ही इस मसले को हल करना है ये, और हमें उनसे ही सवाल करना चाहिए सारा क्यों? ये जो आप जमहूरियत की बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं सवाल करें आप? नहीं नहीं मेरे भाई, तो उससे पहले जो है जमहूरियत से पहले भी तो इतना अरसा गुजरा है जिसमें कि क्या क्या अफरेद जो है नहीं खड़े किए गए। अब आप सब कुछ जो है जमहूरियत के कंधे पे रख के आप चला दें जो है बंदूक, कोई उसके पीछे एक तारीख है कि यहाँ पर ये लोग किस तरीके से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर आप जो है पंजाब हुकूमत को जो है इल्ज़ाम जो है वो दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने तो हाल में बहुत ज़्यादा रोशन ख्याली दिखाई है। उन्होंने तो जो है वहाँ पर वो जो खवातीन का जो उन्होंने बिल पास किया, अच्छा ठीक है, सही है। तो जबरदस्त जो है वहाँ पर चीज़ें आई हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि भाई इन लोगों की सरकोबी जो है ज़रूरी है, और वो जो था कि भाई वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है फलाना, नहीं, ये पूरे मुल्क गिर ऑपरेशन की ज़रूरत है। इन लोगों की हर जगह पे इनको जो है पकड़ना जो है ज़रूरी। ठीक है, मैं अमीर आपकी तरफ आता हूँ। और वो एक तो आपने दोनों हजरात की बात सुनी, और इसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसके बाद ये जो इंडियन एजेंट जो पकड़े गए हैं, उसके बाद उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आई, पूरी वीडियो है। इंडिया के मीडिया ने और इंडियंस उसको रद्द कर रहे हैं, उसको खुलेआम डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो सामने से बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको टॉर्चर किया गया इसके बायस वो पढ़ रहे हैं, और वो तो पूरी एक फेक स्टोरी है। तो आप किस तरह देखते हैं, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान हिंदुस्तान टॉक्स के हवाले से? मैं इस तरफ बात हूँ, लेकिन फराज जो सिविलियन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कितना किरदार है इसमें, अगर हम उसको देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो, चाहे वो बराह रास्त हो, बिलावास्ता पाकिस्तान में रही, उससे पाकिस्तान की रियासत खोखली हुई, वो मजबूत नहीं हो सकी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है फराज साहब, ये एक नैरेटिव है जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, और इसको क्लियर करना पड़ेगा हमें कि 2008 से लेकर अब तक, फरवरी 2008 से लेकर अब तक पाकिस्तान में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदरूनी रियासती मामलात को ठीक करने में मुकम्मल तौर पर आजाद है। ये गुज़श्ता 8 साल में पाकिस्तान में अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूड डेमोक्रेसी चल रही है। किसी ने रियासत को मना नहीं किया कि वो पुलिस को ठीक करे, किसी ने रियासत को मना नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं बांध रखे कायम अली शाह साहब के या शहबाज शरीफ साहब के 8 साल से कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक ना करें। किसी ने कायम अली शाह साहब या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर राहिल शरीफ साहब ने या पहले क्यानी साहब ने कोई दबाव नहीं डाल रखा था कि आप अपनी अदालतों को ठीक करें, आप अपनी जो नहीं। लेकिन अमीर, इट कुड बी आर्ग्यू द अदर वे। वो ये बात कही जा सकती है ना अमीर के आर्मी की इंटरवेंशन, हुकूमत में आर्मी बेशक नहीं थी, लेकिन इंटरवेंशन तो होती रही। हमने मेमो गेट का पूरा वाकया देखा, हमने पूरा एक मेमो गेट का तो पूरा एक खुल के सामने आया। 14 में क्या हुआ? उसके बाद कई भाई इमरान खान साहब के जो धरना था, वो भी बात खुल के सामने आ गई कि इमरान खान साहब के और कादरी साहब के धरने के पीछे क्या सिलसिला था। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आर्मी बिल्कुल ही उन्होंने फ्रीडम दे दी है जमहूरी हुकूमत को, आर्मी की इधर उधर इंटरवेंशन तो रही है। और लेकिन और ये बात भी तो माननी पड़ेगी कि ये सारे जो लश्कर हैं, आज भी जो सारे लश्कर और ये जो तंजीमें बहरहाल इनके साथ लिंक्स तो रहे हैं। मैंने ये बात कही, मैंने तो आगाज में कहा कि आर्मी ने बार बार इंटरवेंशन करके खोखला किया रियासत को, हमें मजीद 500 साल पीछे धकेला है। मैं तो बात, ये तो पहले इस पे तो कोई दो राय, कोट अनकोट बात इस पे दो राय। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स, देखिए शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस बनाई लाहौर में, उसके बाद पिंडी में मेट्रो बस बनाई, अब मुल्तान में बन रही है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बन रही है। क्या फौज ने रोका आपको ये बनाने में? तो इसी तरह से यही पैसा आप पुलिस को ठीक करने में भी तो लगा सकते थे, यही पैसा आप अदालती निजाम को ठीक करने में भी तो लगा सकते थे। मैं आपके सामने छोटा सा कंपैरिजन रखूंगा 2013 का। 2013 में पंजाब पुलिस का बजट था 73 बिलियन, तकरीबन ऑलमोस्ट 73 अरब रुपए। पंजाब की आबादी है 10 करोड़, तुर्की की आबादी 10 करोड़ से कम। 2013 में तुर्की की पुलिस का बजट था 7.3 बिलियन डॉलर्स। तुर्की की पुलिस की स्ट्रेंथ थी 2 लाख, पंजाब पुलिस की स्ट्रेंथ थी 1,75,000। आप बार बार भाग के जाते हैं वहां से मेट्रो बस का, तो सीख कर आते कि कैसे चलानी है। क्या आप तुर्की से ये नहीं सीख सकते थे कि आपने पुलिस को किस तरह से रिफॉर्म किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जदीद गैजेटरी किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई? मैं आपको इस्लामाबाद में बैठ के बता रहा हूँ, 68 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। इस्लामाबाद पाकिस्तान का प्लांट सिटी है। 68 साल के बाद रियासत को फराज साहब याद आया, लेकिन ठीक है, मैं मान लिया सीसीटीवी कैमरा चाहिए। नहीं, बहुत सारी गलतियां होंगी। आप मुझे एक चीज बताएं, आप मुझे क्या वजह है कि अभी तक लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज साहब उनको नहीं उखाड़ फेंक दी? क्या वजह है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है या उसके पीछे कोई और हाथ है?
देखिए मौलाना अब्दुल अजीज साहब के हवाले से चौधरी निसार साहब के ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं कि चौधरी निसार साहब शायद वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इस्लामाबाद बराह रास्त उनके कंट्रोल में है। 18th अमेंडमेंट के बाद डेवोल्यूशन से बाकी प्रोविंसेस अपने खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए इस्लामाबाद उनके अपने कंट्रोल में है। यहाँ पे ये सूरत हाल रही कुछ अर्सा पहले तक कि हर जुमे को मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं 3 घंटे के लिए, क्योंकि आमिर, के अंदर जो है वो मैं जिस पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ वो इंडियन एजेंट के हवाले से ही, और पूछना मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि हमने इंडियन एजेंट के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सारे दुरुस्त होंगे और वाकई में इंडिया की उसमें इंटरवेंशन होगी, लेकिन वो जो लोग जो कह रहे हैं कि वो बलोच इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, फिरका परस्त तंजीमों को वो सपोर्ट कर रहा था, चौधरी असलम को उन लोगों ने मरवाया, तो ये जो चीजें हैं इसमें सवाल ये उठता है कि जो लोग इस्तेमाल हो रहे थे वो तो वही लोग हैं जो कि मौलाना अब्दुल अजीज से आइडियोलॉजी लेते हैं, जो कि सिपाही साहब लश्कर जंगवी जैसी तालिबान जैसी तंजीमों से आइडियोलॉजी लेते हैं। इनको हम क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? क्यों हमने इनको छोड़ के रखा हुआ कि इस्तेमाल हो दूसरों के हाथों? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखिए, हिस्ट्री कभी भी एक्सक्यूजेस को याद नहीं रखती है, तारीख बहाने जवाज याद नहीं रखती है। तारीख याद रखती है आपकी कामयाबियों को और आपकी नाकामियों को। ये सब बड़े जवाज है कि कुलभूषण यादव ने आके यहाँ पे ये कर दिया, उससे पहले सरबजीत सिंह ने यहाँ पे आके ये कर दिया, उससे पहले रविंद्र कोशक ने यहाँ पे आके ये सब कुछ कर दिया 1975 में। देखिए, ये रियलिज्म है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रियलिज्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हर रियासत अपने बका को सबसे पहले मुकद्दस समझती है। वो उसने अपना बका किस तरह से करना है, वो किसी दूसरे को खोखला करके करना है, डिफेंसिव करना है, डिफेंसिव ऑफेंसिव करना है, ऑफेंसिव करना है, पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन हर रियासत अपने आप को मजबूत करती है इंटरनली, ताकि कोई और रियासत अगर उसको खोखला करती है, बिल्कुल सही। तो वो ना अब अमीर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। हाँ जी खत्म करने में मिसबा आजम की तरफ जाऊंगा। सर, आप अमेरिका के जिस शहर में बैठे हुए हैं, मैं अगर वहां पे 500 ग्राम पोटेशियम जेब में रख के नहीं फिर सकता। क्यों? क्योंकि रियासत ने मजबूत किया है। आप जाएं अपनी वॉल स्ट्रीट को देखें, न्यूयॉर्क में जाके अमेरिका की पूरी दुनिया की इक़्तिसादियात वहां से चलाई जा रही है। कहीं पे वॉल स्ट्रीट में आपको कोई पुलिस पिकेट, कोई नाके, कोई आपको वॉक थ्रू गेट्स या कोई वहां पे कंक्रीट ब्लॉक्स नजर नहीं आएंगे। रियासतें अपने आप को मजबूत करती हैं। बरतानिया में 2007 में हुआ था, लंदन में एक वाकया हुआ था। सही समझ गया। अमीर, मैं जरा इधर से आपके जवाब में अली हसन साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। इंडियन एजेंट के हवाले से ये पूरा आपने एपिसोड देखा, बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि इंडिया ने एक एजेंट भेजा और वो बलोच इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया था और इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व था। किस तरह देखते हैं इसका, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की मज़ाकरात के ऊपर? नहीं, मैं तो जो है इस पूरे चीज़ को मैं थोड़ा शक की नज़र से देखता हूँ, ये जासूस वाले सिलसिले को। ये और किसको शक है? यानी कि आप कह रहे हैं जासूस नहीं पकड़ा गया? नहीं, एक आदमी जो है यकीनन पकड़ा गया है। क्या वाकई जो है वो जासूस था या जो है एक आम शहरी था और उससे जो है जो एतराफ़ हासिल किया गया है, क्या वो जो है ज़ोर से हासिल किया गया या उसने जो है ख़ुद अपने तौर के ऊपर कहना चाहिए रज़ाकाराना तौर पे उसने सारा इकरार किया। वो तो बड़ी अच्छी हालत में, उसकी वीडियो में काफ़ी अच्छी हालत में है। काफ़ी जो है मुझे इस बारे में जो है शक है। शक क्या है? क्या शक है? आप कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुझे आप बताएं कि जो है क्या। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जो भी ये सारा एक वाक़या हुआ है जिसके अंदर हमें अभी तक वो आदमी जो है वो यानी कहना चाहिए एक तरीके से तहवील में है फौज के वो, तो हमें जो है वो चाहिए कि ऐसी जगह के ऊपर वो पहुंचे जहां पर। कहां पहुंचे? क्या आप पहुंचे? नहीं कि आप जाहिर बात है कि वो मामला थोड़ा सा ऐसा क्या यूएन के ऑफिस में भेज रहे उसको? दूसरे जो है वो मुल्क का ये है। काश के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में इतने अच्छे ताल्लुकात होते कि जो है वो मिल के कोई इसको जो है निकाल सकते। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये सारे जो बहाने हैं ना कि उसका जासूस और फलाना, ये काफ़ी एक फजूल किस्म की जो है बातें हैं। असल जो है अपनी चीज़ को आप जो है वो सही करें। जो आप जिस तरफ चले थे वो बिल्कुल सही था कि भाई अपने मामलात को आप सही करें। आप जो है बिला वजह उसने तो हमारे साथ ये कर दिया और फलाना कर दिया। काउंटर आर्गूमेंट क्या है? काउंटर आर्गूमेंट ये है कि हर मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स होती हैं। हर मुल्क में जो है मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स भी होते हैं, उनके अंदर गम गुस्सा भी होता है, मुख्तलिफ सेक्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, सब में गम गुस्सा होता है। माइनॉरिटीज जो है नाला होती हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आर्गूमेंट ये बनता है कि ये जो इंडियन एजेंट या जिस तरह के लोग भेजे जाते हैं, जो आपकी फॉल्ट लाइन्स हैं
इनको आपके अंदर के लोगों के अंदर जो गम गुस्सा है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और इंसर्जेंसी पैदा करते हैं, उनको मुसल्ला करते हैं, उनको असला देते हैं ताकि वो रियासत के खिलाफ जंग करें, ताकि वो आज़ादी मांगे या रियासत को खुगला करने के लिए जो है बम धमाके करें और जुर्म करते फिरें। तो ये है आर्गुमेंट। वो जो है क्यों नहीं है? एक बोधा किस्म का जो है ये पूरा जो है सिलसिला इस्तदलाल है। उसकी वजह ये है कि रियासत के पास, जैसे उन्होंने कहा 68 साल हो गए, भाई अपने आपको किसने कहा है कि आप बलूचिस्तान में जो है ज्यादा तालीम के मौके ना आप जो है पैदा करें। अंडरस्टैंड, नहीं गलतियां हैं, ठीक है, नहीं तो गलतियां हैं, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि गलतियां जो हैं मुल्क के अंदर है, माना है, उसको हमें सही करना चाहिए, लेकिन कोई तीसरी कुव्वत आके उसको एक्सप्लॉइट ना करे। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अव्वल तो मुझे इस पे तो मतलब इसी बात के ऊपर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई इंसर्जेंसी नहीं कराता? नहीं ना, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं न्यूट्रल वे कहता हूँ, पाकिस्तान भी कराता है, इंडिया भी कराता है, एक दूसरे के ममालिक के अंदर इंसर्जेंसियां कराते हैं दोनों ममालिक, और नहीं होनी चाहिए। मेरे पास जो है इस क्वेश्चन का कोई सबूत जो है हाँ या ना में नहीं है। आपके पास वो होगा एक। ये तो आप अजीब और गरीब सी बात कर रहे हैं। तो मौजूद है सारे के सारे सबूत पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, हम अपना जहन ना इस्तेमाल करें। जिस तरीके से जो है वो ISPR की तरफ से एक बयान आ जाए उसको हम जो है मान लें और समझे कि हाँ साहब ये यही जो है सही है, ऐसा क्यों कैसे हो सकता है? मिसबात जो है वो अपने तौर के ऊपर उसको देख। अच्छा, मैं मिसबात साहब की तरफ आता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इनसे। ये तो बहुत ही एक इन्होंने अच्छा सिनेरियो की, भाई देख लीजिए वो चाबहार, मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह से चीजें चल रही थी, यानी कि कैसे हो रही थी कि वहाँ पे चाबहार जो है, मतलब वहाँ जो चाबहार है उसका सारा मसला है। वहाँ पे वो लोग एक पोर्ट बना रहे हैं। इंडिया के हक में ये है कि पाकिस्तान के ईरान के रिलेशन अच्छे ना हो उसकी वजह से। और ये चीज तो इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने तकरीर में भी कहा कि हम बलूचिस्तान को, और आप जो टफ आर्गुमेंट है, नहीं जो पॉइंट ये मिल रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जब से गनी साहब की हुकूमत आई है तो वो जो कॉन्सुलेट जनरल थे, इंडियन कॉन्सुलेट जो जिसके जरिए से स्पाइस आते थे पाकिस्तान में और जो कॉवर्ट ऑपरेशन होते थे, वो अब कम हो गए, तो उन्होंने उसका जो फोकस है वो ईरान में शिफ्ट कर दिया। ये एक आर्गुमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, मगर इनका ये भी इंटरेस्ट भी है ना कि इस वक्त इंडिया का एक इंटरेस्ट है। और तो ये कहना कि भाई ये चीज जो है सारी फेक होती है, ये बात सही नहीं है। ये तो हर कंट्रीज में इस तरह जो आपने बात कही वर्चुअली, मतलब आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान भी करवाता होगा ये भी। और मैं समझता हूँ ये जो है पाकिस्तान के लिए एक, जैसा अमीर ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि उन्होंने एक ऑफिसर को पकड़ा, उन्होंने एक एजेंट को नहीं पकड़ा, ही इज एन ऑफिसर। और इसका जो है इम्पैक्ट होगा, इंडिया ने उसे एक्सेप्ट किया है। अच्छा, वो कोई बलूचिस्तान जो है वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि वो वहां पर घूमने आए हुए थे या रिटायरमेंट अपनी गुजारने आए हुए थे, वो बलूचिस्तान से पकड़े गए। अच्छा, लेकिन अब आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया और मैं अमीर से भी इसका जवाब लूंगा। आपने कहा कि इंडिया ये चाहता है कि ईरान की पाकिस्तान की दोस्ती ना हो, तो इसका मतलब अगर वो ये चाहता है तो फिर तो हम नहीं तो फिर तो हम इंडिया के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि DG ISPR ने जो ट्वीट किया, अच्छा, DG ISPR ने ट्वीट किया कि जी रॉ के हवाले से बात हुई है हमारी रूहानी साहब से, सदर रूहानी साहब से। उसके बाद रूहानी साहब ने इसको डिनाई किया और रूहानी साहब के डिनाई करने के बाद फिर DG ISPR ने आर्मी ने इसको इंडोर्स किया कि नहीं हुई है। तो दूसरी बात, और उसके बाद हमारे मीडिया में जिस तरह ईरान के हवाले से गुफ्तगू हुई है उस मामले के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगर ये चाहता भी है तो हम तो उनके हाथों में खेल रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि यही तो मसला है सारा, कि जब मिलिट्री जो है जो कि टैक्टिकली हर चीज को रिजॉल्व करना चाहती है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज को, वो हर चीज में अपना हाथ डालेगी। अब आप देखिए, उन्होंने पहले ट्वीट किया, उससे ईरानी प्रेसिडेंट को बैकफुट पर आना पड़ा, उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन अब हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि नहीं साहब, उन्होंने तो कहा था कि उसकी क्या जरूरत थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि दे आर जस्ट, अगर उन्होंने की भी थी डिस्कशन तो वो क्या पब्लिक में आके सदर बताएगा? क्या जरूरत थी उन्हें हर वक्त ट्वीट देने की? पता नहीं क्या। अच्छा अमीर, आप इस ये जो रूहानी साहब के आने के बाद जो एक पूरा एपिसोड हुआ है ये ट्वीट का, DG ISPR की ट्वीट का, इसमें रॉ से के हवाले से बात हुई, जाहिर सी बात है ईरानी सदर ने अगर क्लोज डोर्स में अगर रॉ के हवाले से डिस्कस किया भी होगा तो वो आके ओपनली तो नहीं बताएंगे ना, उनको भी तो इंडिया से एक रिलेशनशिप रखनी है। दूसरी बात ये कि अगर इंडिया वाकई चाहता है कि ईरान के और पाकिस्तान के हालात खराब हों तो फिर तो लग रहा है कि हमारी DG ISPR से लेके हमारा पूरा मीडिया उनके हाथों में खेल रहा है। फराज, इसमें एक बड़ी दिलचस्प कंफ्यूजन हुई थी। जहां तक
DGISPR की ट्वीट की बात है और आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब की हसन रूहानी से मुलाकात और उस मुलाकात में रॉ के तस्करे की बात है। इसमें बड़ी थिन लाइन है जिसमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई। वो थिन लाइन ये है कि आर्मी चीफ ने क्या रॉ के जनरली इन्फ्लुएंस की बात की है जो वो ईरान से बैठ के पाकिस्तान में कर रहा होगा, या जो ईरान के अंदर जो भारत की इन्वेस्टमेंट है चाबहार में, जो अफगानिस्तान से लेकर चाबहार तक जो डेवलपमेंट कर रहा है ईरान में भारत जो है, क्या उसकी आड़ में रॉ के इन्फ्लुएंस की बात की है या मखसूस कुलभूषण जाधव की बात की है? तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी और जिसको बाद में परवेज रशीद साहब की और आईएसपीआर के डीजी की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस कंफ्यूजन को किसी हद तक डीजीआईएसपीआर ने दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी रॉ के बारे में बात जरूर हुई है लेकिन खालिदन कुलभूषण यादव के बारे में बात नहीं हुई। सो रॉ क्या कुछ कर रही है वहां से बैठ के अफगानिस्तान में बैठ के, ये बातें 2009 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, एक बहुत मारूफ मैगजीन है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई थी और अमेरिका के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ से कहा गया था कि किस तरह से रॉ और इंडिया अफगानिस्तान से बैठ के या ईरान से पाकिस्तान के अंदर हालात खराब कर रहा है। फिर रैंड कॉर्पोरेशन आपका एक है, उसकी वेस्टाइन एक बहुत सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने ये कहा नाम क्या उनका नाम असली तौर पर क्या नाम था उनका जिन्होंने एनालिस्ट में नाम मेरे से नाम निकल गया चक हेगल। चक हेगल की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, क्रिस्टाइन ने कहा कि मुझे पर्सनली तौर पर कुछ रॉ के लोगों ने बताया कि हम पंप इन कर रहे हैं पैसा बलूचिस्तान में। और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में जो इंटरव्यू आया फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर सीआईए का, उसने ये कहा कि भारत को अपने जो डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अफगानिस्तान में उनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है बल्कि वो तालिबान जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं अफगानिस्तान से बैठ के, वही तालिबान अमेरिकन सोल्जर्स को भी शूट कर रहे हैं। सही मिस बात आप मुझे ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं बस इनसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने किसका नाम लिया? क्रिस्टीन, आर यू टॉकिंग अबाउट क्रिस्टीन फेयर? शायद यही नाम होगा, रैंड कॉर्पोरेशन के साथ वो एसोसिएटेड है। हाँ, तो उन्होंने बाद में डिनाई कर उन्होंने दिया। बाद में उसने बाद में डिनाई किया था, लेकिन मेरा नहीं, ये मतलब नहीं पॉइंट है, यहाँ पर गलत नहीं, फहमी पॉइंट है। यहाँ पर मैं अलीसा समुद्र के पास आऊंगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क है, ऑब्वियसली वो ये चाहेगा किसी भी अपने दुश्मन मुल्क के कि वो आइसोलेशन में चला जाए, ठीक है? पाकिस्तान किसी को भी हिंदुस्तान चाहेगा नहीं, क्यों नहीं चाहेगा? बिल्कुल जो है आपका मफरूजा जो है इंतहाई गलत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है जिस कदर ज़्यादा इक़्तिसादी तौर के ऊपर ज़बूहाली का शिकार होगा उस कदर ज़्यादा वहाँ पर शिद्दत पसंदी बढ़ेगी जो कि हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो हरगिज़ भी एक कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो, अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान भले फूले, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाए और मजबूत हो जाए, मजीद असला खरीदे और मजीद हम पे हमला करे। क्या बात है? मेरा ये काम नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि भारत क्या चाहता है। मेरा काम ये है कि आप अगर कोई बात कहें कि जिसमें आप ये बताएं कि ये चाहता होगा, तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा जो है वो नजर नहीं आता मंतकी तौर के ऊपर कि ऐसा सही है। मंतकी तौर पे मुझे क्या वो चाहता है इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ आपको? मुझे तो ठेकेदार जो है किसी का कि मैं आपको बताऊं कि वो क्या चाहता है। तो मेरे गुफ्तगू तो सुन लें। मंतकी तौर पे मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि भारत ये चाहेगा, उसके बरक्स उसका जो ऑपोजिट है, जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी तौर पे वीक हो जाए और खोखला हो जाए। मैंने कहा कि नहीं चाहता, हाँ मैंने हरगिज़ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर आप मंतकी एतबार से देखें तो ये बात बिल्कुल जो है यानी समझ में नहीं आती कि क्यों एक मुल्क चाहेगा कि दूसरे मुल्क में जिन हालात की वजह से शिद्दत पसंदी बढ़ती है, जिनकी वजह से जो है वो इस कदम दहशतगर्दी बढ़ती है, दहशतगर्द जो है दूसरे मुल्क जाते हैं, वो हालात और बढ़े। ये तो अजीत दोवल साहब ने कहा कि तालिबान जो हैं वो उनको तो हम भी खरीद लेंगे, वो हम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये जो बात ये कर रहे हैं उसके मुताबिक तो अली समंदर साहब कि भारत तो चाहेगा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, बहुत मजबूत हो जाए, बहुत एक जो है मजबूत मुल्क बन के मेरे बराबर में खड़ा हो जाए। यानी कि कैसी बात कर दी आपने? मैं आपका ये आर्गुमेंट नहीं मानता। आप जो है ना माने, मैं तो ना ये कह रहा हूँ कि जो है ऐसा वो चाहता है या ऐसा नहीं चाहता। मैं तो एक जो है मंतकी तौर पे आपको बता रहा हूँ ये कि अगर मैं जो है ना एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे पड़ोस में जो है दूसरा आदमी है, मुझे पता है कि ये पागल जब होता है, जब अपनी दवा नहीं लेता तो ये पत्थर मारता है मेरे घर के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि ये दवा लेता रहे, आराम से बैठा रहे। मैं क्यों चाहूंगा कि वो पागल हो जाए? वो
तो ये मैं आपसे सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, नहीं, मतलब नहीं, ये आप नहीं, लेकिन नहीं, आप नहीं। ये भी चाहेंगे कि वो किसी दिन इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो मेरे ही घर पे आप ये नहीं चाहेंगे कि पागल जो है इतना ताकतवर ना हो मतलब जाए। यार, अरे देखिए आप, ये तो आपने ये जो argument- country अजीब का गरीब जो नहीं, relation अच्छा, होता है, नहीं, बड़ा नहीं, different ये होता है। भारत पॉलिसी ना ही मैं बना रहा हूँ बैठकर, ना अमीर ना आप ना अली हसन। बात ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मसला तो है, लेकिन अब ईरान के हवाले से जो मसला निकल के सामने आ रहा है, हम कतई तौर पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि ईरान के साथ भी जो है कोई इस तरह की रिफ्ट पैदा हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हालात उस तरफ कुछ जा रहे हैं। मीडिया के काफी लोग हैं जो कि चाह रहे, तो ये सऊदी हाँ, लॉबी और भी ये है सऊदी ना लॉबी भी दुनिया है। में बहुत ठीक है। स्ट्रांग जो अच्छा, मैं अब अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगा। हाँ। अमीर, आप इसको समझते हैं कि ये जो इस वक्त ईरान के खिलाफ जो एक हवा चली है, उसके अंदर जिस तरह मिर्जा आजम कह रहे हैं कि शायद सऊदी लॉबी भी हो, क्योंकि ऐसा लगा कि ईरान के सदर का पूरा विजिट जो था वो इसी की नजर हो गया। जी, इसमें आप बिल्कुल किसी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मेहदी हुनर दोस्त जो एम्बेसडर हैं ईरान के पाकिस्तान में, और अब्बास बदरिफात जो यहाँ के मीडिया को देखते हैं ईरानी एम्बेसी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट अपनी जारी की, उस स्टेटमेंट में यही तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश है। ईरानी सदर का जो दौरा हुआ है पाकिस्तान का, और ये पहला दौरा है हसन रूहानी साहब का, इस दौरे को सैबोटेज करने की कोशिश है। खास तौर पर पोस्ट न्यूक्लियर डील के बाद ईरान ने जिस तरह से पूरी दुनिया में फ्लरिश करना शुरू किया, जिस तरह से हसन रूहानी ने यूरोप के कामयाब दौरे किए, 114 एयरक्राफ्ट खरीद के ला रहे हैं वो वहां से बोइंग से 114 एयरक्राफ्ट। और आप देखें पाकिस्तान जो है उसके पीआईए के पास टोटल 38 एयरक्राफ्ट है शायद। फिर 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है ईरान। फिर आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अगर ईरान की ग्रोथ ऐसी रही, यूरोप के साथ मामला चलते रहे, तो आने वाले 10 सालों में ईरान को 600 मजीद एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर चाइनीज सदर का दौरा हो चुका है ईरान का बड़ा कामयाब। सो ईरान के की जो सिग्निफिकेंस बढ़ी है, तो फिर तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ईरान से और करीबी दोस्ती बना के रखे। सही बात। खास तौर पर हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, हमारी जो चावल की एक्सपोर्ट है ईरान के साथ, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो बेहतर कर सकते हैं। फिर गवादर की डेवलपमेंट की वजह से जो चाइना कनेक्ट हो जाएगा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, तो हम उससे ईरान को भी फायदा हासिल होगा अगर गवादर जो है वो डेवलप होता है। ये जो पूरी ट्रेड रूट सही मैं इस टॉपिक को रैप अप करना चाह रहा हूं। आखिरी दो एक वर्ड में कहना है, अमीर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान को भी बहुत इंटरेस्ट है। वो लोग जो हैं ये सीपैक का पार्ट भी बनना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को उनसे इंटरेस्ट है, बट ईरान को इंटरेस्ट। अली सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। एक बात अगर ऐड कर दूं, मैंने खुद जो ईरानी सफीर हैं मेहदी हुनर दोस्त, उनसे एक मुलाकात में मैंने खुद ये जाती तौर पर सवाल किया कि चाबहार को कोई ऐसा तो नहीं कि ईरान ये चाहता है कि चाबहार डेवलप करे और गवादर डेवलप ना हो, यानी गवादर को सप्रेस किया जा सके ताकि चाबहार की जो कदर कीमत है वो बढ़ जाए। और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ईरान से पाकिस्तान के अंदर, तो उसको उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, चाबहार जो है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, गवादर की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, और ईरान को ने तो पूरी दुनिया को कहा है कि आप आके चाबहार पे डेवलपमेंट करें। हमने कोई भारत को खुद नहीं लेकर आए, हमने तो ओपनली कहा हुआ, जिस तरह पाकिस्तान में चाइना या पहले सिंगापुर कर रहा था गवादर पे। तो अगर इंडिया आ गया हमारे यहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसमें कोई पाकिस्तान को तशवीश नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जो है अली साहब से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो इस्लामाबाद में जो धरना दिया गया, उस धरने में बड़ी खतरनाक किस्म की बातें की गई और बड़ा हेटफुल और बड़ी नफरत अंगेज बातें की गई और तरह तरह की बातें की, जिससे मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ के अलावा चौधरी निसार, नजम सेठी साहब, उसके बाद जो है परवेज रशीद साहब, बड़ी खतरनाक बातें की गई। क्या पाकिस्तान में एक तो हमें नजर आता था कि एक मखसूस सेक्ट थी जो कि हमें कहते थे ये इनके लोगों को रेडिकलाइज कर दिया गया है जो ये खुदकुश हमले कर रहे हैं। अब एक जो बरेलवी सूफी हम जो समझते थे कि भाई दे आर मच मोर टॉलरेंट, उनकी तरफ से भी कुछ इंतहा पसंदाना जो है चीजें सुनने को मिल रही है। किस तरह देखते हैं आप? जब कभी आप जो है वो मजहब को, कोई मजहब हो, किसी किस्म का कोई मजहब हो, उसको आप जो है रियासत के मामलात में जोड़ेंगे आप, तो इसी किस्म की आपको जो है खराबियां जो है नजर आएंगी। इसलिए इस बारे में मुझे कोई नहीं है कि उन्होंने जो है बरेलवी को बहुत ही अच्छे थे, उनके मुंह से जुबान कैसे निकल गई और देवबंदी जो है फलाना कैसे थी। आपने आखिर रियासत को यहाँ पहुंचाया ही क्यों, जहाँ पर लोग आके एक कातिल के लिए जो है कहें कि इसको आप एक कातिल को क्यों फांसी जो है दी गई, ये हो रहा है। अच्छा मिर्जा आजम साहब, नहीं, मगर ये है कि इन लोगों का मतलब जब ये जो
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि इस्लाम को और करारदाद मकासद साथ लाना चाह रहा था, वो तो ना आपको जमहूरियत दे सका ना आपको इस्लाम दे सका। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और सही बात कह रहे हैं, मतलब मैं कुछ एग्री करता हूँ इनसे, अली से, कि जब तक आप रियासत, अब अमेरिका में जो इतनी पोलराइजेशन हो रही है उसकी क्या वजह है? अब ये क्रूज साहब क्या हैं? क्रूज भी वही, वो हर चीज़ में मज़हब को लेकर आते हैं और उसी के ऊपर सारे उनके डिसीजंस होंगे। फिर तो ये बात तो सही है कि आपको मज़हब जो है वो आपका पर्सनल मामला है, आप अपने तक रखिए उसे, उसको मत लाइए। जब लाए, और मैं भी बहस आपसे पहले भी करता था, बरेलवी हो वहाबी हो, मतलब इट इज सेम। ये लोग तो बस मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं। अभी उनके नहीं, लेकिन आप एक चीज, मैं कोई यहाँ पर बरेलियों की तरफदारी नहीं कर रहा। कभी भी इस ग्रुप की तरफ से आपको खुद कुछ हमले, गले काटते हुए ये सब ने नजर नहीं आया। आप कैसी बात है? ये लोग इस किस्म की उसमें पड़े नहीं ना अभी तक, यही तो मसला है नहीं, कि अभी नजर नहीं आया कि इनकी तरफ से कोई खुदकुश हमला, कोई रेडिकलाइजेशन उस लेवल की। हाँ ठीक है, बहुत गलत बातें, एतराज़कुन बातें की गई, बहुत नफरत भरा लिटरेचर, क्या मतलब तकारीर की गई, लेकिन मुमताज कादरी का जो है तासीर पे हमला खुद कुछ हमला ही था, क्योंकि आखिर में वो मर गया। हाँ, कि मतलब वो यार एक उसने जो है क्या उसने सोच के हमला किया? अगर उसके साथ वाले लोग होते मार देते उसे वहीं पर, उसे ठीक है, फौरन नहीं मरा, वो कुछ देर मर गया, लेकिन वो जो है ये मतलब कुछ अपने विचार कुर्बान कर दिए। कुछ नहीं है। अच्छा ये चीज मैं अमीर आपसे इस टॉपिक पे थोड़ा सा अपनी राय दीजिए कि किस तरह समझते हैं आप कि इस नहज पे हम कैसे पहुंच गए कि हम जब देखते हैं मौलवी हजरात या उलमा हजरात की तरफ, तो हमें सारे, तो ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत लार्ज पोर्शन नजर आता है कि वो इंतहा पसंद हो गए। ये दोनों मेहमानों ने जो बात की, एक्चुअली यही क्रक्स ऑफ द मैटर है। फराज, हमें सोचना पड़ेगा कि यूरोप जिस जंग में जलता रहा 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, आज पाकिस्तान उसी जंग में चल रहा है। और फिर यूरोप ने जो 30 साल जंग लड़ी 1618 से लेकर 1648 तक, 30 इयर्स ऑफ वॉर जो यूरोप ने लड़ी, वो थी इसी के ऊपर कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को मारा था, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मारा था। फिर किस तरह से क्लर्जी की हेजबनी हो चुकी हुई थी, किस तरह से रियासत कमजोर हो चुकी हुई थी, किस तरह से क्लर्जी लोगों के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल कर रही थी। आज पाकिस्तान उसी तरह से उसी जंग में चल रहा है। फिर 1648 में यूरोप ने तय किया, एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, यूरोप ने तय किया कि आज से हम मजहब और रियासत को अलग कर रहे हैं, आज से हम ये भौड़ा मजाक बंद कर रहे हैं, आज से हम ये जो हमने अमीर, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि अब पाकिस्तान में हम जिस नहज पे आगे खड़े हो गए हैं, इसमें काफ़ी रेडिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है हमारी इस वक्त रियासत में कि जो इंतहा पसंदी ऑब्वियसली ओवरनाइट ख़त्म नहीं हो सकती? कोई आपको ऐसे इक़दाम नज़र आ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने कुछ इक़दाम लिए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो फिर वही बात आ जाती है कि बहुत सारी साउथ पंजाब में और दीगर जगहों पर ऐसे लोग हैं और ऐसा लिटरेचर बांटा जा रहा होता है। आपको लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई इक़दाम हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, इक़दाम तो उन्होंने जरूर किए हैं, चाहे वो आंखों में धूल झोंकने के बराबर क्यों ना हो, क्योंकि एक नी जर्क रिस्पॉन्स इसको हम कहते हैं कि फौरी तौर पर एक झरझरी सी पैदा हो जाती है जिस्म में जब भी कोई वाक़या होता है, जैसे अभी अपने का सानिया लाहौर में हुआ। लेकिन फराज, कौमें 100 साल की पॉलिसी बनाती है, कौमें सर जोड़कर बैठती है, सब फजूलियात और बकवासियात एक तरफ रख के तय करती है कि अब हमने किस तरह से खड़े होना है, हमने जीना किस तरह से है, हमने दुनिया में सर उठाकर जीना है या हमने हशरातुल अर्ज़ की तरह जमीन पर रेंगते रहना है। कभी गुलबशर यादेव यहाँ से पकड़ा जाएगा, कभी रेवंत डेविस यहाँ से पकड़ा जाएगा। ये कौमें तय करती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इस किस्म का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने बड़े सानियात हुए और सानिया के बाद सानिया, तो कौमें वो जो एक कौम साजी का फैक्टर है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमें पाकिस्तानी कौम के अंदर या पाकिस्तानी लीडरशिप के अंदर वो नजर नहीं आता। किस तरह से देखिए, एक महातिर मोहम्मद का जो कॉन्सेप्ट था ना कंट्रोल डेमोक्रेसी का, आज मैं इस पे कन्विंस हो चुका हूं कि पाकिस्तान को अगर आपने ठीक करना है तो आपको कंट्रोल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के सल्पा करें, लोगों को सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दें, बट कंट्रोल हर बात पे हमने फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दे दिया ना, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फला एमेंसिपेशन। इसने बहुत ज्यादा लोगों को मौका दे दिया है और लोगों को शय मिल गया है कि वो जिसका जी चाहता है वो आके एक अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है। ठीक है, ये आप देखें, हफ्ते की रात को इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक मीटिंग की कि कल जेलों में और कल लोग शहर में दाखिल हो गए, ये हफ्ते की रात को।
फिर हफ्ते की ही रात को शहर में कंटेनर लगा दिए गए। इसका मतलब है कि इंतजामिया रियासत जानती थी कि कल क्या होने जा रहा है, और फिर कल लोग मुख्तलिफ रास्तों से शहर में दाखिल होना शुरू हुए। अचानक कोई 20 लाख का जो एक रेला शहर में दाखिल नहीं हुआ, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग दाखिल होना शुरू हुए। फिर आप एयर सर्विलेंस कर सकते थे। हमने ये खुद देखा जब कादरी साहब का धरना हुआ था 2013 जनवरी में, फिर इमरान खान साहब का धरना, तो ऊपर एयर सर्विलेंस हो रही होती थी आपके हवाले से, और वो देख रहे होते थे कि शहर की आर्टरीज जो रोड्स हैं, किस रोड के ऊपर लोग शहर से में दाखिल हो रहे हैं, किस रोड के ऊपर ज्यादा टैक्स हो रहा है। सो ये 8-10 घंटे लगे धरना फॉर्म होने में। सो इन 8-10 घंटों में जिस रियासत का कैपिटल दारुल हुकूमत, ये जो चैंपियन ऑफ न्यूक्लियर पावर बनता है मुल्क, जिसके दारुल हुकूमत में 10 घंटे लगे धरना फॉर्म होने में, वहां पे ना वजीर दाखिला हमें की नजर आ रहा है, वजीर आजम वैसे ही हमारे हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करके वो राइड चले जाते हैं। लेकिन अमीर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो हो सकता है कि ये उन्होंने उनको शायद मौका दिया कि वो अपनी भड़ास निकाल लें, मुमताज कादरी साहब के बाद जो गम और गुस्सा नजर आ रहा था वो गम और गुस्सा निकाल लें, और उसके बाद जो है ये हल्के होके वापस चले जाएं, ताकि मुल्क में उसके बाद जो है ये धरने की सियासत और ये धरने और इस तरह की मुगलाजात और इस तरह की रैलियां या जलसे ना किए जाएं। ये भी तो एक काउंटर आर्गुमेंट बनता है कि भाई ये अपनी गुस्सा तो निकाले फिलहाल। ये देखिए, गुस्सा निकालने के लिए आपने उनको नमाज जनाजा के वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, हजारों, बहुत बड़ा नमाज जनाजा में इज्तिमा हुआ था, आपने उनको मौका दिया। पूरी तरह से शहर में सड़कें बंद हो चुकी हुई थी, स्कूलों में छुट्टियां हो गई हुई थी, मोबाइल नेटवर्क सर्विस बंद कर दी गई थी, और क्या मौका चाहिए आप? फिर आपने चैनल के ऊपर मौका दिया। ठीक है, मैं आखिर में इन लोगों से कमेंट लेके रैप अप करता हूं। अमीर मिसबाज़ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं दो पॉइंट मैं देना चाहता हूँ। नहीं, पहला पॉइंट तो जो कंट्रोल डेमोक्रेसी का इन्होंने कहा, वो तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा और क्या कंट्रोल होगी कि जब मिलिट्री जो है वो अपने फैसले खुद कर लेती है, वो फॉरेन नहीं, मैं उस पर नहीं आ रहा था, मैं शो रैप अप करना है बिल्कुल। आप नहीं, एक मिनट। अब जो दूसरा पॉइंट जो है इसका कि ये भड़ास निकालने वाला जो आपने कहा, मतलब यार जब पाकिस्तान में ऐसे धरने बनते हैं तो जो सिविलियन लीडरशिप होती है उनके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है। वो उनके सबसे पहले जिम्मेदारी में होता है कि इन्हें कहीं आर्मी ना कंट्रोल कर रही हो। हाँ, ठीक है, और उनको अपनी भी जान का खतरा होगा। ठीक है, मैं समझ गया। सही, मैं समंदर साहब उसके बाद में रैप अप कर रहा हूं शो को। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि मुमताज कादरी को दफनाना ही यहाँ पर नहीं चाहिए था। दफनाना जो है एक ऐसी जगह पर चाहिए था इस आदमी को जहाँ पर के इसका जो है मजार वजार जो चाहे बने, लेकिन वो जो है इतनी अहम जगहों से बहुत दूर ये काम करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों हजरात की बात सुनी, मैं ऑडियंस आपने तीनों हजरात की बात सुनी। अमीर अब्बास का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो पाकिस्तान से कनेक्ट हुए, और आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में दुआ के साथ कि अब पाकिस्तान में सानियात ना हो खुदारा, अब जो है मासूम लोगों की लाशें, मासूम बच्चों की लाशें, खून में लथपथ लाशें ना देखने को मिले। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।